Now in this lecture we will solve some good level of questions based on the vibrating strings. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस करे थे जहां पे ओनली फॉर्मूला और छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बारे में तो दैट वाज इनफ। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे कंसेप्चुअल लेवल के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सोनोमीटर हम सब जानते हैं इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। प्रोड्यूसेस अ रेजोनेंस या इसके लिए एक और पैरेलल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस में, यूनिसॉन। इन दोनों का मतलब एक ही है, सेम फ्रीक्वेंसी। टू हैव इक्वल, सेम की बजाय इक्वल फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, टू हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो एक सोनोमीटर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर की है और वो एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में है। मतलब सोनोमीटर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फॉर्क की उतनी ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर। सोनोमीटर की लेंथ को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कितने से? 10 सेंटीमीटर से। तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिया गया है, ये अभी हमें कवर करना है आगे चैप्टर में। 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई देते हैं। बीट्स जो हैं ये वेव के कॉम्बिनेशन की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम दो अलग अलग वेव्स को कंबाइन करते हैं जिनमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बीट को समझाने के लिए कि एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास n1 है और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी मेरे पास n2 है। n1 और n2 में थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा डिफरेंस है दोनों में, मामूली सा एकदम। और इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो एक नया वेव पैटर्न डेवलप हो जाता है, एक नई वेव जनरेट होती है जिसे हम बीट्स कॉल करते हैं। ओके, ये चैप्टर के एंड में हमको डिटेल में पढ़ना है, पर न्यूमेरिकल्स कॉम्बिनेशन पर आते हैं तो वी कैन जस्ट मैनेज टू सॉल्व। तो ये जो बीट की फ्रीक्वेंसी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी, ये होती है आइदर n1 माइनस n2 और यही बीट फ्रीक्वेंसी हो सकती है n2 माइनस n1। अब क्वेश्चन है कि n1 माइनस n2 कब होगी, तो इसका आंसर है when n1 is greater than n2। और n2 माइनस n1 कब होगी, तो इसका आंसर है n2 is greater than n1। मतलब नेगेटिव आंसर हमको यहां लाना नहीं है। तो बीट की फ्रीक्वेंसी के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस अपने जहन में रखिए, माइंड में रखिए। वैसे चैप्टर के एंड पर हम लोग बीट, फॉर्मेशन ऑफ बीट का एक पूरा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। मे बी 2-3 आवर्स वी विल गिव टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द बीट इक्वेशंस आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड एंड फर्दर थिंग्स। तो फिलहाल बस इतना समझिए कि बीट की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज में हमें डिफरेंस लेना है, इस कंडीशन के साथ कि आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, बड़ा माइनस छोटा करेंगे हमेशा, आइदर n1 माइनस n2 और n2 माइनस n। अब इस क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूं। इस क्वेश्चन में देखो सोनोमीटर की एक पहली अरेंजमेंट हमको दी गई है। तो मान लेते हैं कि ये सोनोमीटर का एक पहला अरेंजमेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सोनोमीटर का बॉक्स है, ये इस पे ब्रिज लगा हुआ है और ये वायर है, लाइक दिस, ये वायर है। तो यहाँ जो लेंथ है L1, ये कितनी है वाइब्रेटिंग, 100 सेंटीमीटर। और ये एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, ये ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लें n1 है, इसके साथ यूनिसॉन में है। अगर मैं कहता हूं कि सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी n1 है तो कंडीशन ये है कि n1 इज इक्वल टू कैपिटल N। व्हाट द पॉइंट बेटा? पहला पार्ट इसका ये। दूसरे पार्ट में हमें क्या बताया कि इसी सोनोमीटर को हम रीयूज करते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट कि ब्रिज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, और नया लेंथ इस्तेमाल करेंगे जो कि 90 सेंटीमीटर का होने वाला है। हाउ कम 90 सेंटीमीटर?
डिक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ घटा के कितना करेंगे हम लोग? यस 90 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस बात है कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी, नई फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि आपने लेंथ को तो चेंज कर दिया n2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी को और ट्यूनिंग फॉर्क को चेक किया जाए तो इन दोनों में 8 बीट्स आते हैं, 8 बीट्स आते हैं, ठीक है, पर सेकेंड। ऑब्वियस बात है 8 बीट्स पर सेकेंड आते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि मैं इसे लिखूं कैसे, n2 माइनस कैपिटल N लिखूं या कैपिटल N माइनस n2 लिखूं, क्योंकि मुझे तो बड़ा माइनस छोटा लिखना होता है। तो हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम में इस बात को पहले जस्टिफाई कर लिया करो कि कौन बड़ा है। अब आप एक छोटी सी बात याद रखिए, अगर लेंथ ऑफ वायर और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को चेक किया जाता है तो कंडीशन ये होती है कि लेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। लॉ ऑफ लेंथ हमने कल पढ़ा था ना, यस। हमें सिंपल यहां पे ये पता चल रहा है कि L1 ग्रेटर देन L2 है, L1 ग्रेटर देन L2 है, which indicates N1 लेस देन N2, ठीक है, क्योंकि लेंथ और फ्रीक्वेंसी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये लेंथ बड़ी होगी तो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी छोटी होनी चाहिए, और अगर ये लेंथ छोटी है तो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए। बट ये N1 किसके इक्वल है? N के इक्वल है। अगर N1 N के इक्वल है तो इससे सिंपली हमें ये पता चलेगा कि कैपिटल N इज स्मॉलर देन N2, या उल्टा कहें N2 इज ग्रेटर देन कैपिटल N। अब बीट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन लिखो, बीट फ्रीक्वेंसी, इसकी कंडीशन के हिसाब से आप क्या लिखोगे? N2 माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू 8, करेक्ट है? N2 माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू 8, क्योंकि N तो स्मॉलर निकल गया। बट बेटा कैपिटल N किसके इक्वल है? फंडामेंटल, नहीं, कैपिटल N किसके इक्वल है? N1 N1, यानी कि सोनोमीटर के पहले अरेंजमेंट में। यहाँ फंडामेंटल वगैरह कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग सो कॉल्ड फंडामेंटल एंड ऑल दैट। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 8, जिसका सिंपल सा मतलब मुझे ये मिलेगा कि N2 इज इक्वल टू 8 प्लस N1, ओके। अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ लेंथ, बाय लॉ ऑफ लेंथ we have the situation N1 L1 is equal to N2 L2, N1, ठीक है भाई, N1, L1 कितना है? 100, N2, केयरफुली देखिए, N2 रिप्लेस किया जा सकता है 8 प्लस N1 के, और L2 कितना है? 90। तो सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे, 0 0 कैंसल आउट, 10 N1 इज इक्वल टू 8 इंटू 9, कितना होगा? 72 72 प्लस 9N1। इस हिसाब से सोचें, 10N1 माइनस 9N1 इज इक्वल टू 72, देयरफॉर N1 इज इक्वल टू 72 हर्ट्ज। तो जो पहली वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने पता कर ली, 72 हर्ट्ज है। बट क्वेश्चन अगर हम केयरफुली देखते हैं तो हमसे ये पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बताओ। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इसके साथ यूनिसॉन में थी, यूनिसॉन मतलब रेजोनेंस, सेम वैल्यू। तो जितनी इस वायर की फ्रीक्वेंसी है, क्या उतनी ही फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होनी चाहिए? यस सर। तो वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 72। 72 तो फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए?
yes, as frequency of fork is equal to frequency of wire, therefore frequency of fork is also equal to 72 hertz. तो ये हो गया आपका आंसर. Now I just want you to realize the steps कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किए. बीट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन और जब मिलेगी तो हम इस चीज को और मतलब कॉन्फिडेंटली हैंडल करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बीट का आर्टिकल हुआ नहीं है और क्वेश्चन सीक्वेंशियली जो हैं ये वायर पर पूछे गए हैं, तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दीज क्वेश्चंस. बट जनरल इंफॉर्मेशन मैंने बीट की तुमको बता दी फिर भी कि दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज का हमें इस्तेमाल करना है, उनमें जितना भी डिफरेंस होगा वो बीट की फ्रिक्वेंसी कहलाएगा, लेकिन हमेशा ये बड़ा माइनस छोटा करना है. ठीक, ये एक बात. अब इसमें स्टेप नंबर 1 ये होती है कि आप बड़ी और छोटी फ्रीक्वेंसी को पहले आइडेंटिफाई करें, उसके बाद बीट की फ्रीक्वेंसी सेकंड स्टेप, उसके बाद लॉ ऑफ लेंथ थर्ड स्टेप. तो पहली स्टेप विच फ्रीक्वेंसी इज हाइयर ये पता करना, सेकंड स्टेप बीट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखना, थर्ड स्टेप यूज द लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ हो सकता है, लॉ ऑफ टेंशन हो सकता है, जो भी लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर काम कर सकते हैं. ओके है. बोर्ड्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में तो ये 3 मार्क तक पूछा जा सकता है. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ डेटा जो है थोड़ा सा परसेंटेज के ऑर्डर में दिया गया है. A stretched sonometer wire is in unison. I repeat, unison. क्या मतलब है unison का? सेम Yes, फ्रीक्वेंसी. सेम फ्रीक्वेंसी का होना. ठीक है. तो कुछ लेंथ थी, मान लेते हैं कि ये सोनोमीटर के बारे में बात चल रही है, ये वायर है ऐसी लाइक दिस, यहाँ नीचे कुछ वेट लगा है, ये ब्रिजेस होंगे, ये कुछ लेंथ थी L, और हो सकता है कि इस लेंथ की वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी यहां पे बनी होगी N1, जो कि एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैपिटल N के साथ यूनिसॉन में है, मतलब इक्वल है. ठीक. अब बेटा आपने क्या किया, लेंथ को डिक्रीज किया. तो आपने लेंथ को डिक्रीज किया यानी कि ब्रिज एडजस्ट किया होगा आपने. हम सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं, तो इट इज नथिंग न्यू फॉर अस कि ब्रिज कैसे एडजस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें तो हमें पता है. तो हो सकता है हमने ब्रिज एडजस्ट किया और नई लेंथ हमको मिली, बट जब हम नया लेंथ देखते हैं तो हमने 4% डिक्रीज कर लिया. व्हाट डू यू मीन बाय 4% डिक्रीज? तो बेटा आंसर है 94 बाई 100, सॉरी नॉट 94, 96 बाई 100 L. ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? नया लेंथ 4% डिक्रीज, रिडक्शन ऑफ 4% का मतलब 96 बाय 100 हो जाएगा. यस. Yes, sir. तो बाय दैट वे हो सकता है कोई नया फ्रीक्वेंसी यहां आ गया हो N2, बट इस बार ट्यूनिंग फॉर्क और इस N2 फ्रीक्वेंसी में कितना बीट बन रहा है? 6 बीट पर सेकेंड. तो स्टेप नंबर 1 पे आइए आप सब लोग. स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये पता करना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है और कौन सी छोटी है. अच्छा, फ्रीक्वेंसी और लेंथ आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. करेक्ट. ये तो लॉ ऑफ लेंथ हम जानते हैं. तो यहां पे मैंने लेंथ को कम किया है या इंक्रीज किया है? डिक्रीज किया है कि इंक्रीज किया है? डिक्रीज. डिक्रीज. तो अगर मैं लेंथ को डिक्रीज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. करेक्ट है. तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1? बिल्कुल वैसे जैसे पहले भी ऐसा ही था, N2 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि लेंथ को तो हम डिक्रीज कर रहे हैं. N2 इज ग्रेटर देन N1 बोल सकते हैं. यस. जरा क्विकली आंसर करें बेटा. यस सर. तो क्या इसका मतलब ये है कि N2 जो फ्रीक्वेंसी है ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि N1 तो कैपिटल N के इक्वल है. पहली स्टेप क्लियर हो गई बेटा सबको?
Yes, sir. नाउ कम टू द सेकंड स्टेप, बीट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखो। बीट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या है? 6 बीट्स आ रहे हैं, तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? N2 minus capital N is equal to 6. Yes, this is how I have to go further. Come on. Yes, sir. Which indicates N2 minus N1 is equal to 6, which means N2 is equal to 6 plus N1. Exactly वैसा ही प्रॉब्लम है जैसे हमने अभी अभी किया था, just to strengthen your concepts, nothing more. All of you come to the third step. तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहां पे हम लोग लेंथ का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ लेंथ लगाएंगे। N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, लॉ ऑफ लेंथ कल पढ़ चुके हैं ना? यस Yes, sir. अब N1 L1 की जगह तो L आ जाएगा, N2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 6 प्लस N1, लेकिन L2 की जगह पे आप सोचो तो आएगा 96 by 100 of L. Simply one of the L factor from here, another L factor from other side, you may cancel. 100 से मल्टीप्लाई करो या इसको सिंप्लीफाई करो as you wish, ठीक है? Let's go with the 100 multiplication. तो सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 100 N1 is equal to 96 into 6, कितना होगा? Come on, 576. 576 plus 96 N1. Just subtract it, taking on the other side. 100 N1 minus 96 N1 is equal to 576. 4 N1 is equal to 576. N1 is equal to, बताएं, डिवाइड करें 4 से, बता दें कितना आएगा? 144. 144. तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसके 3 स्टेप्स आप माइंड में रखो। मैं आपको ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं कि अगर बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आया तो हाउ डू यू मैनेज इट, कैसे आप इसको करोगे, ठीक है ना? अच्छा देखो, क्वेश्चन में रिपीटेडली वही पूछा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क। तो हमने जो निकाला वो N1 निकाला है। N1 मतलब ये रेजोनेंस सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिसॉन में है, इक्वल है। तो आंसर कैसे क्लेम किया जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, कैपिटल N is equal to N1 is equal to 144 हर्ट्ज। ठीक, हुआ ठीक से मैनेज? Yes, sir. अब सिमिलर प्रॉब्लम है, सिर्फ छोटा सा चेंज है, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे और मैं करूंगा, सभी की तरफ से इनपुट आना चाहिए, गर्ल्स की भी तरफ से इनपुट आना चाहिए। मुझे बताएं, आप गर्ल्स भी बताएं, बॉयज भी बताएं, सबके पास से इनपुट आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, सोनोमीटर का बॉक्स है, कुछ सर्टन लेंथ होगी इसकी, कुछ सर्टन लेंथ है, ऐसे ब्रिजेस लगा दिए तुमने, L हो सकता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी N1, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, यूनिसॉन, सिमिलर प्रॉब्लम, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सोनोमीटर की ब्रिज को थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करते हैं और इसकी जो लेंथ है ना उसको बढ़ा देते हैं। नाउ दिस टाइम वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ। कितने से बढ़ाया? 5% से। तो आंसर केयरफुली देखो, 105 by 100 L।
क्लियर हुआ बच्चों ये? यस सर। 105, क्योंकि हमने 5% से बढ़ा दिया ना उसको। वही अगर मैं 5% से डिक्रीज कराता ना तो 95/100 आता। अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? N2। लेकिन एज पर क्वेश्चन अगर ट्यूनिंग फॉर्क और इस फ्रीक्वेंसी को साथ में प्ले किया जाता है तो कितने बीट्स आते हैं? 10 बीट। 10 बीट्स पर सेकेंड। गो स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप, कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है या छोटी है? पहली स्टेप में हमें ये पता करना चाहिए। तो हम यहां पर देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ को मैंने बढ़ाया। अगर मैं कंपैरिजन करने वाला हूं N1 और N2 का, तो N2 की लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब N2 फ्रीक्वेंसी यस कम है। कम होनी चाहिए। वेरी गुड। तो पहली बात क्लियर हो गई। हाँ, हावेवर यहाँ पे N1 जो है कैपिटल N के भी बराबर है, तो N2 इज ग्रेटर। ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई। अरे मैंने रिवर्स लिखा क्या? N2 की फ्रीक्वेंसी कम है। दिस शुड बी लाइक दिस। ओके, क्योंकि हमने लेंथ को इंक्रीज कराया। तो पहली स्टेप आपकी क्लियर हो गई। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप, बीट की फ्रीक्वेंसी लिखो। कैसे लिखोगे बेटा बीट की फ्रीक्वेंसी? 10 बीट्स है ना, क्या लिखोगे बोलो? n माइनस N2 इज इक्वल टू 10। क्या कहते हो, सही है? यस ना, दिस Yes, इज sir. वेरी इसेंशियल। आप सोच रहे होंगे कि इतना माइनस पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं। दिस इज वेरी इसेंशियल दैट कि आप इस बात को एकदम क्लियरली एस्टेब्लिश करें कि बीट की इक्वेशन आप करेक्ट ऑर्डर में लिखें। आंसर नेगेटिव नहीं आया आपका। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो पूरी मेहनत खत्म, बेकार हो जाएगी, आंसर पूरा रॉन्ग आ जाएगा फर्दर कैलकुलेशन। अच्छा, अब बताओ कि इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब निकलेगा? N2 इज इक्वल टू N1 माइनस 10। करेक्ट है? यस। Yes, sir. कमिंग टू द थर्ड स्टेप, तीसरी स्टेप पे आए आप। तीसरी स्टेप में हम लोग लॉ ऑफ लेंथ यूज करते हैं। यूज लॉ ऑफ लेंथ। तीनों न्यूमेरिकल मैंने ऐसे रिपीट कर दिए हैं एक ही ऑर्डर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लॉ ऑफ लेंथ में हम लोग मेंशन करेंगे N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। अब N1 L N2 उसकी जगह पे आ जाएगा N1 माइनस 10, L2 की जगह पे आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100 L। सिंपली यहां से L फैक्टर हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन को, एक दो स्टेप में सॉल्यूशन तैयार आपका। 101 इज इक्वल टू N1 माइनस 10 और ये हो गया 105। मल्टीप्लाई इट। 101 इज इक्वल टू 105 N1 माइनस 1050। करेक्ट है? Further solution will give us 5N1 is equal to 1050. Tell me what is the answer for N1? 210. 210. Hertz. But again the question repeats. क्या आपको सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी पूछा है वायर का, क्या फॉर्क का पूछा है? यहाँ पे आके अगर आप बोर्ड्स के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देंगे तो इट विल बी लाइक अ सिचुएशन ऑफ लूजिंग अ मार्क, क्योंकि आपसे पूछा किसका गया है आंसर? फॉर्क का। तो आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखना चाहिए, फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क कैपिटल N
is equal to n1, therefore n1 is equal to 210 hertz. ये अगर आप नहीं लिखोगे तो मे बी आपका 1 और हाफ या 1 मार्क जा सकता है. ओके, सो डू थिंग्स वेरी केयरफुली. अब आओ एक और अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन है इसी में काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखो ध्यान से देखना आप, बढ़िया क्वेश्चन एकदम. थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, फौरन ही समझ में नहीं आएगा. When a sonometer and tuning fork are sounded together, they produce 5 beats per second. When the length is either 90 centimeter or 95 centimeter. ठीक है, मतलब ये कि अगर हम सोनोमीटर की दो अलग अलग कंसिडरेशन कर लेते हैं, ये ऐसे एक सिचुएशन है लेंथ की L1, let's take the length to be equal to 90 centimeter and the frequency corresponding to it is N1. और बेटा एक दूसरी सिचुएशन भी है यहाँ पे सोनोमीटर की. Let's take the length here is 95 centimeter and the corresponding frequency is N2. और हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसे, जिसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है N. अब बेटा अगर आप ये सोनोमीटर भी यहां से प्ले करोगे ना तो आपको मिलेंगे 5 बीट्स पर सेकेंड. और ये सेकंड सोनोमीटर को भी अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जोड़ के प्ले करोगे तब भी आपको मिलेंगे 5 बीट्स पर सेकेंड. क्लियर हुआ? आइदर वे आपको 5 मिल रहा है, 90 वाली लेंथ के साथ भी 5 मिल रहा है और 95 वाली के साथ भी 5 मिल रहा है. इससे पहले क्या हो रहा था, एक के साथ वो यूनिसॉन में रहता था और दूसरे के साथ कुछ 5, 10, 6 जो भी होता था वो बीट्स मिलते थे. अब ऐसा नहीं हुआ, इसके साथ भी 5 है, इसके साथ भी 5 है. ठीक, कैसा नो? Yes. अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि N1 N2 में कौन बड़ा होगा? N1. N1 बड़ा होगा क्योंकि N1 की लेंथ ज्यादा है. वेरी गुड. सो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ. तो हमें कंसिडरेबली एक बात पता चलती है कि N1 इज ग्रेटर देन N2. अब ऑब्वियस बात है, अगर सोनोमीटर इनके फॉर्क के साथ, इस फॉर्क के साथ 5 बीट बनाता है और ये सोनोमीटर भी इस फॉर्क के साथ 5 बीट बनाता है, तो ये फॉर्क दोनों के बीच में होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क जो है वो दोनों के दरमियान में होनी चाहिए. ठीक है, N1 से तो छोटी होनी चाहिए लेकिन N2 से बड़ी होनी चाहिए. सोच के देखो, क्योंकि डिफरेंस 5 का आना चाहिए ना. इसके साथ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 5 आना चाहिए, बीट मतलब डिफरेंस ही लोगे तो, और इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ भी डिफरेंस 5 आना चाहिए, विच इंडिकेट्स दैट कि फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इन दोनों सोनोमीटर्स की फ्रीक्वेंसी के मिडिल में कहीं होनी चाहिए. यस, Yes, समझ sir. आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? देखो N1 और N का डिफरेंस कितना है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 5 beat per 5. N2 और N, कैपिटल N, इसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी कितना है? 5. मतलब फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? N1 और N2 के दरमियान में कहीं होनी चाहिए ना. वेरी स्लो लर्नर यार. समझो एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर है इधर 10 और एक नंबर है इधर 20 और एक बीच में नंबर है x. मैं बोलता हूं x और 10 में 5 का डिफरेंस है और x और 20 में भी 5 का डिफरेंस है, तो बताओ x क्या है? 15. 15 है. इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या वो? बोलो, नहीं बोलो. एनी अदर चांस? 15 के अलावा कुछ और हो सकता है क्या वो? No, नहीं sir. था बेटा, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि तुमने इन दोनों का डिफरेंस बताया.
x और 10 का 5 बताया डिफरेंस तुमने, और इधर x और 20 का डिफरेंस भी तुमने 5 बताया। तो अगर डिफरेंस दोनों के बराबर मैच करवाने हैं मुझे इस सिचुएशन के अंदर, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ x का वैल्यू 15 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 15 कैसा है जरा सोचो ना, 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है और बीच में है दोनों के, है क्या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। यस अब वो सेम सिचुएशन यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है ना, सेम सिचुएशन कुछ इसी अंदाज में हमारे पास n1 और n दोनों का डिफरेंस कितना 5, n2 और ये n दोनों का डिफरेंस कितना 5. मतलब ये जो फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है ये इस n1 और n2 की फ्रीक्वेंसी के कहीं बीच में होगी, तभी तो इसके साथ भी 5 और इसके साथ भी 5 का डिफरेंस वो मेंटेन कर पाया। ये सर नो? यस सर। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये 100 है और ये 90 है और मान लो ये n है, और मैं कहूं कि n और 100 में 5 का डिफरेंस है, n और 90 में भी 5 का डिफरेंस है, तो बताओ n कितना है? 95 ऑब्वियस बात है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है ना यहाँ पे। लेकिन इस कंडीशन से तुमको एक और बात पता चल रही है कि n1 ग्रेटर है, n2 एकदम स्मॉलर है और बीच में n है, तो सॉरी लिखने में गड़बड़ हो गई, ये 1 और बीच में अगर n है तो डेफिनेटली ये क्राइटेरिया होना चाहिए, n1 सबसे ज्यादा है, n2 सबसे कम है, और अगर फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में है तो डेफिनेटली इनका जो कंपैरिजन है लेसर देन ग्रेटर देन का वो ये होना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने यहाँ n का वैल्यू कितना क्लेम किया 95, तो यही बोलोगे ना, व्हाट माय पॉइंट? यस सर। टेकिंग टू मच टाइम यार, जल्दी जल्दी करो, न्यूमेरिकल कैसे निकलेंगे फिर ऐसे रहा तो। अगर आ गया समझ में तो मुझे फौरन बोल दिया करें कि हो गया सर, हमको मतलब हिंट दे दिया करें कि सर ये बात समझ आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूँ ना फिर। हाँ, अब बीट फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन को जरा समझने की जरूरत है। बीट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से n1 और कैपिटल N में कितना डिफरेंस है? 5. n2 और कैपिटल N में कितना डिफरेंस है? 5. तो क्या n1 और n2 का डिफरेंस 10 होना चाहिए? यस सर। होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलो उसी एग्जांपल पे वापस आते हैं, अभी अभी बताया 100 x 90, इसके साथ डिफरेंस 5, इसके साथ डिफरेंस 5, तो ये देखो 100 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है 10। हाँ वेल, ये समझा मैंने 10 क्यों लिखा? चलो अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे सोचते हैं, क्या ऐसे लिख पाऊंगा मैं n1 माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू 5, लिख पाऊंगा ऐसे में? यस। और कैपिटल N माइनस n2 इज इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख पाऊंगा, बड़ा माइनस छोटा? यस सर। अभी दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा, जस्ट ऐड देम, तो आपको मिलेगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 10। क्लियर? Yes, sir. Okay. Now furthermore I can write n1 is equal to या n2 is equal to whatever I wish to write, n1 is equal to कर लेते हैं चलो 10 plus n2। तो एक कंडीशन हमको यहाँ पे मिल गई। अब हम लॉ ऑफ लेंथ पर वापस आते हैं। लॉ ऑफ लेंथ जिसमें हमें लिखना चाहिए n1 l1 is equal to n2 l2। अब n1 कितना है 10 plus n2, l1 90 is equal to n2, let's keep it as it is, and l2 if I consider as given in the diagram 95। just make a little solution, this will become 900 plus 90 n2 is equal to
95 N2, therefore subtraction होने के बाद 5 N2 is equal to 900, and then tell me N2 is equal to how much? Yes, कितना आएगा आंसर N2 का? 5 से 180. डिवाइड कर दें उसे. How much? 180. 180. 180 हर्ट्ज. बट आप क्वेश्चन अगर नोट करेंगे ना बच्चों, तो आपको इसने क्या पूछा? आपको इसने पूछा डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क. ये तो हमने N2 निकाल दिया, मतलब इस वाले सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी. अब मुझे फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं कोई भी एक रिलेशन इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसे ये वाला, इसका इस्तेमाल करता हूं. I'll be using this. इसको रीयूज करते हैं. कैपिटल N माइनस N2 मैंने अभी अभी डिटरमाइन किया. 180 is equal to 5. Therefore, capital N is equal to 185 hertz. Done. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट अप्रोच में था. मैंने बहुत देर तक इसको आपको समझाने की कोशिश की. आई एम वेरी स्लो इन एक्सप्लेनेशन. कोई चीज आपसे मिस ना हो, इसको मैं गारंटी कर रहा हूं, या गारंटी करते हुए आगे जा रहा हूं. ठीक है ना. टाइम की कोई मतलब मैं कंसिडरेशन या लिमिट नहीं लगा रहा हूं कि भाई फौरन 1 मिनट 2 मिनट में खत्म कर दें इसे. आई जस्ट वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ राइट पर्सपेक्टिव. ओके. ओके सर. चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं. अब ये जो दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने लिए अभी अभी, ये बिल्कुल सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस थे, एक जैसे सिचुएशंस थे इनमें. Now we have two wires having same material and same radius. Now this is an important line. जब मटेरियल सेम है, रेडियस सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों इसका जो म्यू फैक्टर होता है ना, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम म्यू इस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं, ये कांस्टेंट होना चाहिए. अब इनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इनका रेशियो 1:2 है. याद रहे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है. इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2 है. टेंशन का रेशियो 1:8 है. तो हमें लेंथ को कंपेयर करना है. लेट्स टेक पहली वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1, दूसरी वायर की N2. एज पर क्वेश्चन ये 1:2. लेट्स टेक पहली वायर का टेंशन T1, दूसरी वायर का T2. एज पर क्वेश्चन ये 1:8. We are supposed to determine first wire first length is to second length. ये निकालना है. और हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर म्यू फैक्टर कांस्टेंट है. म्यू फैक्टर कांस्टेंट है. It's very very easy. Fundamental frequency of first wire shall be written as 1/2L under root में T divided by mu. तो यहाँ L1 T1 आना चाहिए. सेकेंड वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L2 अंडर रूट में T2 म्यू. जस्ट टेक देयर रेशियो N1/N2. दिस विल वर्क आउट एज, सी इट वेरी केयरफुली, L2/L1 इनटू रूट में T1/T2. समझा आपको? जो चीज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थी, मैंने इसको रिवर्स करके लिखा. बाकी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायरेक्ट रेशियो के पैटर्न में आ गया. ओके. समझ आई बात? Yes sir. Now in this case this will become N1/N2 is equal to L2/L1. चलो ठीक है. इनफैक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूशन ही कर देते हैं. N1/N2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो N1/N2 will become 1/2 into, on the other side this will become 1:8. ठीक है. Take this on other side. L1/L2 is equal to 2/1 into 1/2√2. Got my point? This two will get cancelled. Your answer is ready. L1/L2 is equal to 1/√2. Done? Yes. So
कैलकुलेशन सही हुआ ना एकदम? ठीक है ना? हाँ सर। Okay. Now this is a little long question. अच्छा है ये क्वेश्चन, ये बोर्ड्स में मेरा ख्याल है पूछा भी गया है। एक वायर है जिसकी जो टोटल लेंथ है ये 3.3 मीटर है। ओके, और इसको सर्टेन टेंशन हमने दे दिया है, एंड्स फिक्स कर दिए हैं, रिजिड सपोर्ट पर लगा दिया, ये वो सब जो भी है। बट इस वायर को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग सेगमेंट्स, बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं, सच दैट कि उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये इस प्रोपोर्शन में आती हैं 1:2:3। तो लेट मी शो अ वायर। लेट्स से कि ऐसी एक लॉन्ग वायर है और इस पर कुछ ऐसे मैंने नाइफ एजेस लगा दिए हैं। वन ऑफ द नाइफ एज मैंने यहां लगा दिया, अनदर नाइफ एज जो है ना मैं यहां लगाता हूं। तो आप नोटिस करते हैं कि इसके 3 सेगमेंट हो गए हैं ना, ये फिक्स है इधर और इधर भी फिक्स है। सेगमेंट 1 विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका लेंथ लेट्स से L1 है। सेगमेंट 2 विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ नाइफ एज, इसकी लेंथ L2 है। और सेगमेंट 3 विल बी टिल एंड और इसकी लेंथ हो गई L3। ऑब्वियस बात है बेटा, हर एक सेगमेंट अपने अपने हिसाब से ऑसिलेट करेगा, अपनी अपनी एक पर्टिकुलर इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, एंड आई एम जस्ट कॉलिंग दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एज N1:N2:N3। जो कंपैरेटिवली देखा जाए तो N1:N2:N3 ऐसी है, 1:2:3। व्हाट माय पॉइंट? यस, यस। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। नाउ द क्वेश्चन डिमांड्स के हर एक सेगमेंट की इंडिविजुअल लेंथ कितनी है वो पता करो। नाउ वन थिंग आई एम क्वाइट श्योर विथ कि अगर आप ये सारी लेंथ्स ऐड कर लेते हो, L1 प्लस L2 प्लस L3, अगर आप ये सब कुछ ऐड कर देते हो तो कितना होना चाहिए? 3.3 मीटर होना चाहिए। दैट्स ट्रू, सिंपल बात है ये, क्योंकि टोटल वायर की जो लेंथ ही है वो 3.3 है। ठीक है, उसके 3 सेगमेंट बन रहे हैं L1, L2, L3, लेकिन एडिशन करोगे आप सब कुछ की तो टोटल लेंथ तो 3.3 होनी चाहिए। करेक्ट है? Yes, sir. अब बेटा एक बात सोचो, ठीक है, कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोपोर्शन देखा तो लॉ ऑफ लेंथ के हिसाब से इनवर्स है ना। तो एक बात सोचो कि इफ आई ट्राई टू राइट N1/N2 तो मुझे क्या मिलेगा? L2/L1, करेक्ट है? Yes, sir. बट N1/N2 देखो ये प्रोपोर्शन के हिसाब से चलेंगे तो क्या निकलना चाहिए? 1:2, which makes L2/L1 is equal to 1:2. That means L1 is equal to 2L2. समझा? L1 is equal to 2L2, कंपैरिजन समझाइए। यस, Yes. अब सिमिलर कंपैरिजन तुम 1 और 3 के लिए भी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, 1 और 3 के लिए भी तुम कर सकते हो। N1/N3, अगर तुमने 1 और 3 का कंपैरिजन किया तो व्हाट यू मे गेट? L3 डिवाइडेड बाई L1, करेक्ट है? अब 1 3 के हिसाब से सोचोगे तो ये 1 और ये थर्ड, मतलब ये प्रोपोर्शन होना चाहिए 1:3 इज इक्वल टू L3 डिवाइडेड बाई L1, which means L1 is equal to 3L3. Done? Yes or no? Yes. Yes. We can manage to compare these things. Okay. Now coming back to the law of length.
लॉ ऑफ लेंथ पे वापस आते हैं। क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा N1 L1 is equal to N2 L2? Can I possibly write this? Yes. Law of length तो यही कहता है ना, the product NL is a constant. पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने। Yes, sir. Yeah, I'm going very slow, very slow. Each and every point should come in discussion, and you should realize, you should understand it. Now, see this what I'm writing. N1 L1 is equal to, let's keep this N2 as it is, but this L2 can I manage to write 3.3 minus L1 minus L3? Can I write like this? Yes, sir. Obvious, I can. Now let's have a substitution. अब अगर इतना भी नहीं करना है मुझे, सिर्फ L1 L2 का रिलेशन यहां से यूज करना है, ये मैं शायद ज्यादा कर गया यहाँ पे, इतना ज्यादा भी नहीं करना है मुझे। अगर मुझे डायरेक्ट करना है, ज्यादा ले लिया मैंने इसको, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है L2 का यहां से, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, टेल मी व्हाट कैन आई मैनेज टू राइट? L1 upon 2. L1 by L1 by 2. That's it. But that way the calculation will not happen ना, कैलकुलेशन नहीं होगा ना ऐसे करोगे तो। आ रहा है समझ में? तो ये लॉ ऑफ लेंथ से अगर मैं कैलकुलेशन कंटिन्यू कर भी दूं तो इफेक्टिवली मुझे कोई रिजल्ट या आउटपुट नहीं मिलेगा। मुझे करना क्या चाहिए, स्टेप कैसी मैं कैलकुलेशन में आगे बढ़ाऊं ताकि मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज की पॉसिबिलिटी नजर आए कि L1 L2 L3 कितने हैं। हाँ, इंटरनल रिलेशंस तो मैंने डेवलप कर लिए, चलो ठीक है, ये इंटरनल रिलेशंस मैंने डेवलप कर ली। तो मुझे एक और तरीका यहाँ, ये एक और सिंपल मेथड यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे मैंने L1 के लिए रिलेशन बनाए ना, वैसे L2 के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, L2 के लिए भी एक रिलेशन बना लेते हैं, L2 L3, ये भी एक रिलेशन बना देते हैं। लेट्स मेक अनदर रिलेशन, थर्ड वन, N2 N3 is equal to, this will work out as L3 divided by L2, ठीक। ओके, yes sir. अब N2 N3 का प्रोपोर्शन क्या है, यहां से देखना आपको फौरन समझ में आएगा। ये N2 और N3 का प्रोपोर्शन क्या आएगा? 2:3. 2:3, करेक्ट है। तो बेटा ये हो जाएगा 2:3 is equal to L3 divided by L2. You may continue writing as L2 is equal to 3L3 divided by 2. ठीक। अब देखिए कैलकुलेशन कितना सिंपल होता है, एकदम आसान हो जाएगा। आपके पास एक कंडीशन है L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 3.3, ठीक है। Now what you do, replace this L1 with this 3L3. So this will work out as 3L3 plus, replace this L2 with this one, तो यहां क्या लिख पाओगे? 3L3 divided by 2 plus L3 is equal to 3.3. डन, खत्म। अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ना, कौन सा? L3. L3. खत्म, सॉल्व कर लो। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
आपने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बिकम 6L3 प्लस 3L3 प्लस 2L3 is equal to 6.6. Now solve it and tell me what is the answer for L3. 6. Do it correctly. Carefully करो. Zero 0.6. 0.6. ओके, तो 0.6 मीटर मुझे वैल्यू मिला किसका? L3 का. Now use the established relations L1 and L2. अब आप मुझे बताओ L2 कितना होगा? ये आपके पास रिलेशन पड़ा है यहाँ पे, बताओ what is the possibility of L2? 0.9. 0.9. ओके, और ये रहा आपका L1 L3 का रिलेशन, तो इसको यूज करें और बताएं L1 कितना होगा? 3L3 है ना वो, L3 0.6, 3 into 0.6 1.8. 1.8. Now cross check the answers. कैसे क्रॉस चेक करोगे? जितनी भी लेंथ ऑफ सेगमेंट हमको मिली है, अगर हमने उनको ऐड किया तो ऐड करने पर हमें टोटल लेंथ बराबर 3.3 मिलनी चाहिए. चेक करें क्या मिल रही है क्या? चेक करें उसको. मिल रही सर 3.3. आसान एकदम. यस. हाँ सर. ओके, अब एक हमसे थोड़ा सा बीच में मिस्टेक क्या हुई, या एक हमने ट्रायल जो किया समझने के लिए, ट्रायल कि और एक बार लॉ ऑफ लेंथ अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है ना, इंडिविजुअल कंपैरिजन करूंगा तो यहीं पे वापस आ जाऊंगा मैं. तो स्टेप हमें थोड़ा सा केयरफुली लेना है. मेरा ख्याल है ऐसा क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा चुका है. आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं. फिगर शोज डिफरेंट स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑन द स्ट्रिंग ए और बी, कुछ ऐसे पैटर्न हमें दिए हैं, और इनकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी मतलब आप जानते होंगे ये म्यू फैक्टर जो है 4 into 10 to the power -2 है. तो लेट मी राइट दिस एज म्यू फैक्टर, और ये टेंशन भी दे दिया हमको इसने 100 न्यूटन का टी. ठीक है, अब ये बोल रहा है ऑब्टेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोड शोन इन द फिगर. फ्रीक्वेंसी कितनी है पता करो, ये बोल रहा है. थोड़ा डायग्राम देख के पता करना पड़ेगा कि ये कौन से मोड में है. ए जो है ये कौन से मोड में है, तो आप ध्यान से देखो बेटा उसमें कितना लूप बना है. एक है ना, एक लूप बना, एक ही लूप है ना. Yes, देखो sir. ये Yes, sir. यहां से लेके यहां तक एक ही लूप है. एक लूप बनना मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फर्स्ट हार्मोनिक्स. क्या कहते हो बेटा? फॉर्मूला 1/2L under root T divided by mu. 1/2L अंडर रूट में T डिवाइडेड बाय म्यू. नाउ आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई फर्दर कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको कुछ उसने बताया नहीं है. ठीक है, T दे दिया और म्यू दे दिया, तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं. बट अगर इस क्वेश्चन को और मैं करेक्ट करूं, और ये हाँ लेंथ दे दिया ना, इसने लेंथ दिया है, हम फर्दर पढ़े नहीं हमने, 2 मीटर लेंथ दिया है, तो फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं. 1/2 into length 2, टेंशन 100, और ये हो गया 4 into 10 to the power -2. कर सकते हो इसको? यस, कर पाओगे? हाँ सर. सेकंड केस में देखो क्या बोल रहा है.
सेकेंड केस में ये कह रहा है कि 1 2 3 तीन लूप हैं, तीन लूप मतलब थर्ड हार्मोनिक्स, ठीक है। जितने लूप बनते हैं क्या उतना हार्मोनिक्स होता है? Yes, sir. थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब जानते हो? सेकेंड ओवरटोन। और बेटा सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आती है 3/12 अंडर रूट में टी बाई म्यू, क्योंकि जितने लूप बनते हैं उतना नंबर यहां पे ऊपर आता है हमेशा। याद रख पाएंगे इसको? जितने भी लूप बनेंगे ना उतना नंबर ऊपर आएगा, याद रखिए इस बात। गेटिंग? यस सर। अब यहां कैलकुलेशन करना भी और आसान है। सिंपली n2 इज इक्वल टू ये 3 2/2 रूट में ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय म्यू एज गिवन 4 into 10 to the power -2। मतलब इनफैक्ट यहां जितना भी आंसर आएगा ना उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आंसर यहां रेडी हो जाएगा। ओके सर ओके एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करेंगे आप इसको। ये जो स्टार्ट में जो क्वेश्चन कराए थे पहले पहले बीट की कंडीशन बनाते हुए उस हिसाब से, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, यू विल ट्राई इट। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन, और एक 5-6 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं ना हम लोग? यस कर सकते हैं ना कंटिन्यू? Yes, sir. A string is fixed at both the ends, has consecutive standing wave modes for which the distance between the adjacent nodes is 18 centimeter and 16 centimeter। तो ये जो 18 और 16 सेंटीमीटर दिया है ये एडजेसेंट नोड्स के बीच का डिस्टेंस है। एडजेसेंट नोड्स जो है ना उनके बीच का डिस्टेंस है ये। और ये भी याद रहे कि कॉन्जिक्यूटिव स्टैंडिंग वेव्स हैं, मोड्स जो है ना उनके एक के बाद एक, मतलब सेकंड हार्मोनिक्स थर्ड हार्मोनिक्स, 10th हार्मोनिक्स 11th हार्मोनिक्स, 15th हार्मोनिक्स 16th हार्मोनिक्स, आगे पीछे, ठीक है। तो एक जो अरेंजमेंट हुआ है उसमें एक लूप की लेंथ कितनी है? 18 देखो centimeter. एडजेसेंट नोड का मतलब समझते हो तुम? ये अगर मैंने वेव बना दी ना बेटा, ये ऐसी मान लो वेव बन गई, इमेजिन करते हैं ये ऐसी आगे जा सकती है, तो यहां ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एडजेसेंट नोड के बीच का गैप, मतलब बेसिकली बेटा ये एक लूप का गैप होता है ना। और हम ये भी जानते हैं कि ये λ/2 होता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन पॉइंट को अगर इस तरीके से सोचा जाए कि एडजेसेंट नोड के बीच का गैप मतलब क्या? लूप का लेंथ है क्या नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो सिचुएशन वन में क्या हुआ? लूप की लेंथ 18 सेंटीमीटर है, और सिचुएशन 2 में जो भी अरेंजमेंट वहां पे हुआ होगा उसमें लूप की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ये रहा 18 16। अब कितने लूप बने हैं कुछ हमें पता है क्या, अंदाजा है क्या कुछ? तो मान लेते हैं कि सिचुएशन 1 में p लूप्स बने होंगे, p। तो सोच के बताइए सिचुएशन 2 में कितने लूप्स बनने चाहिए, सोच के बताइए। p -2
कॉन्जिक्यूटिव P+1। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, सर तुमने +1 क्यों लिया और प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? देखो कॉन्जिक्यूटिव है तो इसका मतलब अभी जो स्टैंडिंग वेव बन रही है, अभी जो स्टेशनरी वेव बनी है, अभी जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसके जस्ट एक आगे का लेना पड़ेगा या जस्ट एक पीछे का लेना पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है जस्ट आगे या जस्ट पीछे। थर्ड हार्मोनिक्स तो फोर्थ हार्मोनिक्स या सेकंड हार्मोनिक्स, ऐसा कुछ भी। तो मैंने प्लस ही क्यों लिया, 1 क्यों लिया, ये तो समझ में आया सबको। कॉन्जिक्यूटिव बोला ना उसने, या तो एक ज्यादा या एक कम, बहरहाल एक ही होगा ना। यस सर। लेकिन मैंने प्लस ही क्यों किया? तो सोचने वाली बात है बेटा, यहां पे लूप की लेंथ कितनी है? 18। और यहां कितनी है? 16। इसका मतलब लूप छोटा बना। यस सर। लूप अगर छोटा बना तो हायर हार्मोनिक्स बनेगा क्योंकि ज्यादा लूप बनेंगे। सोच के देखो, लूप अगर छोटा बना, देखो अगर मेरे पास इतनी लेंथ ऑफ वायर है, इसमें मैं अगर ऐसे बड़े बड़े 2 लूप बना दूं तो ये सेकंड हार्मोनिक्स हो जाएगा। लेकिन इतनी ही लेंथ ऑफ वायर है और इसमें मैं थोड़े छोटे लूप करके 3 लूप बना दूं तो ये थर्ड हार्मोनिक्स हो जाएगा ना। तो लूप की लेंथ अगर छोटी होती है तो क्या हम हायर हार्मोनिक्स की तरफ जाते हैं? यस सर। इसलिए मैंने प्लस किया। और 1 ही क्यों प्लस किया? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला। अब सोचते हैं, पहले केस में लेंथ ऑफ द वायर L है और दूसरे केस में भी लेंथ ऑफ द वायर L है। जैसे इमेजिन करो, अगर यहां लेंथ ऑफ द वायर L है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू लूप लेंथ, क्योंकि 2 लूप बन रहे हैं। 2 इंटू लूप लेंथ लिखूंगा, बराबर बेटा? यस सर। यहां क्या लिखूंगा मैं? 3 इंटू लेंथ। 3 इंटू लूप लेंथ। तो इसका मतलब पहली सिचुएशन के लिए अगर मैं लेंथ ऑफ द लूप लेंथ ऑफ द वायर लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए P इंटू 18। और दूसरी सिचुएशन में अगर मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए P+1 इंटू 16। सोचो बेटा, सोचो समझो। नहीं समझ आ रहा तो पूछो, डाउट रेज करो। यस, क्योंकि जो लेंथ होगी वो ऐसी होगी ना, 1 लूप प्लस 2 लूप प्लस 3 लूप प्लस 4 लूप प्लस 5, जितने लूप बन रहे हैं उसकी ही लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ लूप मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ लूप, ऐसे टोटल स्ट्रिंग की लेंथ निकालोगे। यस, क्लियर हुई बात ये? यस सर। ओके, आई होप सो। अब दोनों केसेस में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो सेम है, मतलब ये चीज और ये चीज तो सेम है। तो इक्वेट करें, कंपेयर करें दोनों को, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? P इंटू 18 इज इक्वल टू P+1 इंटू 16। तो सिंपली दिस विल बिकम 18P इज इक्वल टू 16P प्लस 16। 2P इज इक्वल टू 16 विच मीन्स P इज इक्वल टू 8। अब सोचो बेटा, अगर 8 लूप्स बन रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? 8th हार्मोनिक। वेरी गुड। वो होना चाहिए 8th हार्मोनिक्स या होना चाहिए 7th ओवरटोन, बराबर? तो यही पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, चलो हमने मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। तो P का वैल्यू अगर मुझे 8 मिला है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहीं से इसको खत्म कर दूंगा। L इज इक्वल टू P इंटू 18, दैट इज 8 इंटू 18। बताइए आंसर क्या होगा? 144 मीटर। ठीक, और हमें ये भी साथ साथ पता चला कि ये 8th हार्मोनिक्स और 7th ओवरटोन के बारे में बात कर रहा है। अब 144 इतनी लेंथ है
टेंशन 10 न्यूटन है, लीनियर मास डेंसिटी 4 ग्राम पर मीटर है, ग्राम पर मीटर कन्वर्जन रिक्वायर होगा 4 into 10 to the power -3 किलोग्राम पर मीटर। तो कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो। क्या हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? 1/2L अंडर रूट में T by म्यू कर सकते हैं? यस सर। मैं दे देता हूं मैं तुमको, आराम से निकालिए इसको। लेंथ हमें पता चल चुका है 144, टेंशन गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकालिए। ओके यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।